ईरानी है शासकों यानी कि ईरानी आक्रमण के बाद भारत पर यूनानियों के द्वारा आक्रमण किया जाता है। कल हमने भारत पर ईरानियों के आक्रमण के बारे में पढ़ा था। आज हम भारत पर ईरानी यानी कि जो मकदूनिया से आए थे, जिन्हें मुकदनाई आक्रमणकारी भी कहा जाता है, जिसमें नाम आता है सिकंदर का। सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इसका शासनकाल की बात करें, इसका जो शासनकाल है 356 से 323 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल माना जाता है और इसे ही अलेक्जेंडर सेकंड या अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम से जाना जाता है। बात करें सिकंदर के पिता की, इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था और ये जो शासक था मेसोपोटामिया या मकदूनिया का शासक था। और इसे कि पिता की मृत्यु के बाद ये 20 वर्ष की ही अल्प आयु में सिंहासन रूढ़ हो गया था, यानी कि गद्दी पर बैठ चुका था। इसके गुरु थे अरस्तु, जिसने इसके शासन विस्तार में बहुत अच्छी तरीके से इसका मार्गदर्शन किया। एक इतिहासकार हैं हेमचंद्र राय चौधरी और इसने भारत पर जो सिकंदर के आक्रमण या सिकंदर के राज्य विस्तार में सहायता की, क्या कमियां थी भारत में। जो भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, यहाँ पर या तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी कि भारत बहुत छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित था और इस छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित होने के कारण ही सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने में आसानी हुई और जो भी भारत के क्षेत्र थे उनको विजित करने में उसको आसानी हुई। इतिहासकार हेमचंद्र चौधरी बताते हैं कि जो उत्तरी पश्चिमी भारत था, इसे ये 28 राज्यों में विभाजित था। उत्तरी पश्चिमी भारत था जो 28 राज्यों में विभाजित था, जिनमें से 11 राजतंत्र थे और 17 गणराज्य थे। 17 गणराज्य थे और 11 राजतंत्र थे, यानी कि बात बिल्कुल छोटे छोटे राज्यों में। कुछ शासकों ने तो सिकंदर का आक्रमण जब सिकंदर ने आक्रमण किया उसका विरोध ही नहीं किया, कुछ शासकों के द्वारा साथ दिया गया और कुछ ही चुने लोग थे जिन्होंने सिकंदर का मुकाबला किया। बात करें सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पहले बैक्ट्रिया को जीता, उसके बाद ये काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए और हिंदी कुश पर्वत के अंदर ही है खेबर दरा को पार करते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भारत पर आक्रमण जब सिकंदर ने किया तो किस दरे से होकर आया था, तो आपने बताना है किससे, खेबर दरा से। यहाँ से क्वेश्चन आता है, सिकंदर ने जो सिंध कूच में सर्वप्रथम अष्टक या अशोक राज्यों को पराजित किया था और अष्टक की जो राजधानी थी वो मगध थी। शासक यहाँ के अस्केनाई थे जो कि सिकंदर के द्वारा युद्ध में मारा गया और उसके बाद इसकी पत्नी किल या कई जगह आपका नाम मिलेगा क्रीपी ने सिकंदर का मुकाबला किया और वो इस युद्ध में मारी गई। पश्चिमोत्तर में इसका सामना अजुनाइनो या अंगाला सगोई एक जनजाति थी, लड़ाकू जनजाति थी और सिकंदर का इस जाति के द्वारा काफी कड़ाई से मुकाबला किया गया और कहते हैं कि इस जनजाति के 20,000 नागरिकों को सिकंदर ने मारा था और वहाँ के महिला और बच्चों ने वहां पर जोहर कर लिया था, यानी कि आत्मदाह कर लिया था। और जोहर की ये पहली लिखित घटना थी जब किसी के द्वारा जोहर किया गया था या खुद को अग्नि लगाकर आत्महत्या की गई थी। इसमें कुछ शासक हैं सिकंदर के साथ देने वाले थे, जिनमें आम्बी था, शशिगुप्त, पुष्करावती तथा संजय। ये ऐसे शासक है जिन्होंने सिकंदर का साथ दिया था। मेन प्रतिद्वंदी पोरस था जो कि पौरव का शासक था और पोरस का क्षेत्र चेनाब व झेलम नदी के बीच का क्षेत्र माना जाता है। विस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध, करी का युद्ध या हाईडेटिस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें पोरस हार जाता है और पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया जाता है और सिकंदर इसकी बहादुरी से प्रभावित होकर इसके राज्य को वापस लौटा देता है। सिकंदर कहता है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में या सिंधु के बाद ऐसा कोई शासक आया जिसने इतना कड़ाई से मुकाबला किया और इसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर वापस इसका शासक दे देता है। निसा गणराज्य था एक जो कि गणराज्य था, राजतंत्र नहीं था। ये निसा गणराज्य ने बिना ही युद्ध किए सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था।
सिकंदर की सेना थी वे व्यास नदी के तट पर पहुंचती है और सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। यहीं से ये लियाकत को तो वापस अपने देश भेज देता है, लेकिन वहां पर जो आगे मालवा और तराक थे इन्होंने संयुक्त रूप से सिकंदर का विरोध किया, लेकिन पोरस की सहायता से जो सिकंदर है इनको पराजित कर देता है। ऐसे ही कठ और कथाई गणराज्य था जो कि पंजाब के क्षेत्र में ये स्थित था गणराज्य, जिसकी राजधानी संगल थी। इन्होंने काफी अच्छे से सिकंदर का मुकाबला किया और सिकंदर ने पोरस की सहायता से फिर से दोबारा कथई जो कि कठ गणराज्य था उसको हरा दिया। कहते हैं कि कठ गणराज्य के जन थे जो उन्होंने ही सिकंदर को जहाजी रसोई घर और परिवहन नौकाएं दी थी। सिकंदर 19 माह तक भारत में रहा और अपने सेनापति कोनोस इसका सेनापति था और उसकी सलाह पर ही इसने अपने प्रदेश वापस जाने का निर्णय लिया। यहाँ की जलवायु सिकंदर को सूट नहीं करी, जिस कारण से क्या हुआ, सिकंदर की जो उनका स्वास्थ्य था वो बिगड़ने लगा, जिस कारण से सिकंदर अपने विजित क्षेत्रों पर फिलिप्स को छोड़कर वापस चला जाता है। और कब जाता है, वापस लौटता है 325 ईसा पूर्व में सिकंदर वापस लौट जाता है भारत से। भारत में 2 नगरों की स्थापना सिकंदर के द्वारा की जाती है। 2 नगरों में एक था निकेया, जो निकेया था ये अपनी विजय के उपलक्ष्य में नगर की स्थापना की थी सिकंदर ने। और सेकंड था बुकेफला, जो कि इसके प्रिय घोड़े के नाम पर रखा गया था। और ये जो नगर था ये झेलम नदी के तट पर बनाया गया था। काबुल में अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना भी सिकंदर के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट है जो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो जाती है मात्र 33 वर्ष की आयु में। साम्राज्य का जो इसका साम्राज्य का विस्तार था विस्तार का पूर्वी भाग तो सेल्यूकस निकेटर को दिया जाता है और कुछ भाग लियाकस जो कि एक लेखक भी थे और सिकंदर की सेना में जल सेनापति थे उसको दिया जाता है। इसके जो सिकंदर था इसके पास कुछ प्रमुख लेखक थे जिनमें लियाकस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये सिकंदर की सेना में जल सेनापति भी था। और सिक्रिटियस ये वही व्यक्ति है जिसने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। सिकंदर की जीवनी भी इसके द्वारा लिखी गई थी और ये सिक्रेटियस था जो जहाजी बेड़े का चालक भी था। अरिस्टोब्यूलस ये भी एक लेखक था और सिकंदर की सेना में जहाजी बेड़े का एडमिरल भी था। सिकंदर की मृत्यु के बाद 321 ईसा पूर्व में अब इसके सेनापतियों में इसके साम्राज्य को लेकर कुछ बंटवारे को लेकर चीजें होने लगी। किसी भी सेना के बीच में जो एक विभाजन था उसको दूर करते हुए त्रिप्रेडिस संधि हुई इसके सेनापतियों के बीच में, जिससे इसके जो साम्राज्य विस्तार था उसको 4 भागों में बांटा गया, 4 इकाइयों में बांटा गया। सिंधु का उत्तरी तथा पश्चिमी भाग फिलिप्स को दिया गया जो कि सिकंदर भारत में सौंप कर गया था फिलिप्स को। नेक्स्ट है सिंधु तथा झेलम का भाग अम्बी जो कि तक्षशिला का शासक था और जब सिकंदर भारत में आया था तो इसने सिकंदर की सहायता की थी और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसको दिया गया। झेलम तथा ब्यास नदी का भाग पोरस को दिया गया। सिकंदर के आने से पहले पोरस का भाग झेलम और चेनाब नदी के बीच का क्षेत्र था, जबकि बाद में इसे ब्यास तक विस्तारित करके पोरस को दिया गया। सिंधु का निचला भाग पिथौन को दिया गया। ये था साम्राज्य विस्तार और उसका बंटवारा सिकंदर का। लेकिन जब सिकंदर भारत में आया तो उसकी सफलता के क्या कारण थे, कैसे सफल हो पाया सिकंदर अपने यहाँ पर। तो नंबर 1 तो क्या था, भारत में एक केंद्रीय सत्ता का अभाव था। मैंने बताया था कि जब सिकंदर भारत में आता है तो भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, यानी कि कोई एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो सिकंदर का विरोध कर सके। एक पोरस था लेकिन वो भी इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। सिकंदर की सेना का शक्तिशाली होना, सिकंदर की सेना बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। भारतीय शासक इतने शक्तिशाली नहीं थे और ना ही इनके पास इतनी शक्तिशाली सेना थी। अम्बी जैसे देशद्रोहियों ने सिकंदर का सहयोग किया। भारत में जैसे ही कुछ ने तो भारत में सिकंदर का विरोध भी किया, लेकिन अम्बी जैसे बहुत सारे शासक थे जिन्होंने
सिकंदर का साथ दिया। उसके बाद पोरस ने भी पहले तो विद्रोह किया, लेकिन युद्ध में हारने के बाद पोरस ने भी सिकंदर का साथ दिया था। भारतीय युद्ध कला में श्रेष्ठ नहीं थे। एरियन इतिहासकार है, ये कहते हैं कि जितने श्रेष्ठ यूनानी थे, इतने श्रेष्ठ भारतीय जन नहीं थे उस समय के। उसके बाद प्लूटार्क कहते हैं, ये भी इतिहासकार है, कि यदि सिकंदर भारत पर आक्रमण ना करता तो भारत में जो बड़े बड़े नगर हैं वो स्थापित नहीं हो पाते। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है तो पश्चिमोत्तर जो भारत है वो 28 राज्यों में विभाजित था। उन छोटे छोटे राज्यों पर सिकंदर ने आक्रमण किया और कुछ को अपने अधीन लिया तो कुछ पर अपना क्षेत्र स्थापित किया, जिससे क्या हुआ, बड़े बड़े नगरों में स्थापित हो गया। उसके बाद पूरा का पूरा में चंद्रगुप्त मौर्य एक चारों की चारी इकाइयों को भी इकट्ठा करके एक संयुक्त राज्य का गठन करेगा। यानी आगे सिकंदर की भारत पे जो आक्रमण किया था उसके भारत पर क्या प्रभाव पड़े। सिकंदर तो चला गया, लेकिन भारत पर क्या प्रभाव पड़े। भारत और यूनान के लोगों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो गए। जब यूनानी भारत में आए तो उनके बीच में भारतीय लोगों के साथ संपर्क हुए और ये आपस में अलग अलग व्यापार के लिए हमारे यहाँ पर सहायता मिली इनको। पश्चिमोत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हुआ। अभी बताया मैंने कि पश्चिमोत्तर जो भारत था ये 28 राज्यों में विभाजित था, जिनमें से 11 राजतंत्र थे और 17 गणराज्य थे, और उन्हीं का एकीकरण होने में सहायता मिली सिकंदर के समय। सिकंदर यूनानियों से ही हमें गांधार शैली, जो कि मूर्ति कला का की एक शैली है, उसका विकास हुआ। क्षत्रप शैली तथा मुद्रा निर्माण शैली भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखी थी, और अलुक शैली के सिक्के का निर्माण भी भारतीयों के द्वारा यूनानियों से सीखा गया।